हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूलिंग एडुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक में आज हम लोग लेसन 9 नए साम्राज्य और राज्य पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। इसमें हम लोग देखते हैं प्रशस्ति, आर्यवर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, नगरम। और ये क्या है? तो प्रशस्ति जो है यह एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। ठीक है, यह एक अभिलेख लिखे होते थे वो उसी का एक रूप है। ठीक है, एक प्रकार का अभिलेख है जिसमें राजाओं की प्रशंसाएं लिखी जाती थी। ठीक। आर्यवर्त भारत का एक अन्य नाम आर्यवर्त के नाम से जानते हैं हम लोग। दक्षिणापथ क्या है? जो दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत को उत्तर भाग और दक्षिणी भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो दक्षिण की ओर जाने वाले जो पथ है, जो रास्ता था, उसको हम लोग दक्षिण पथ के नाम से जानते हैं। ठीक है। वंशावली, जो राजा, जैसे हमारे वंशावली की बात करें तो क्या होता है? दादा के बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, हम, जैसे हमारे पापा, हमारे दादा, उसके पापा, उसके पापा, इस तरह के जो वंश क्रम अनुसार बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वंशावली बोलते हैं। नगरम, ये व्यापारियों का संगठन था। ठीक है। और उर, ये क्या है? ये ग्राम सभा है। ठीक है। उर को लेकर के सीटेट के दिसंबर 2022 के एग्जाम में उर को लेकर के एक क्वेश्चन भी आया था कि इसका अर्थ क्या होता है या ये क्या है नगरम। दोस्तों, इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जिसको डायरेक्ट सीटेट के एग्जाम हो गया, एसएससी एमटीएस के एग्जाम हो गया, या फिर सीएचएसएल के एग्जाम हो गया, उसमें डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न उठा के पूछे गए हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रशस्तियाँ। ठीक है, प्रशस्तियाँ में हम लोग देखने वाले हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ। ठीक है, प्रशस्तियाँ मतलब दोस्तों जिसमें वैसे अभिलेख जिसमें राजाओं के विशेषताएं, राजाओं के प्रशंसाएं को लेकर के लिखी होती है, उनके वंशावली भी इसमें लिखे होते थे। ठीक है। आगे बात करें तो इलाहाबाद में, ठीक है, अशोक स्तंभ है इलाहाबाद में, वहाँ पे हमें इसका वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों का। इसको किसके द्वारा खुदवाया गया है? तो हम लोग देखते हैं हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्होंने 1700 वर्ष पहले इससे संस्कृत में लिखा है। कौन सी भाषा में प्रशस्तियाँ लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी है। ठीक है, इसमें जो समुद्रगुप्त की विशेषता लिखी गई है तो इसकी प्रशंसा में इसको योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, कवि के रूप में दर्शाया गया है, एक विद्वान के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, योद्धा, कवि और विद्वान के रूप में समुद्रगुप्त की प्रशंसाएं की गई है। ठीक। एक सिक्के, इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उसमें जो समुद्रगुप्त को एक वीणा वादक संगीतज्ञ के रूप में इसको दर्शाया गया है। ठीक। इलाहाबाद प्रशस्ति में हम लोग देखते हैं आर्यवर्त के 9 शासकों, उसमें उसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासकों और अन्य जो पड़ोसी देश थे, जैसे तटीय राज्य हो गए, असम हो गया, नेपाल हो गया, उसके बाद पूर्वी तटीय भाग जो है उनके देश। ठीक है, उसके बाद बाह्य इलाके के देश, इनके शासकों द्वारा समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की गई थी, वैसा इसके बारे में दर्शाया गया है इसमें इलाहाबाद प्रशस्ति में या फिर प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है दोस्तों, आगे देखें तो इसके महत्वपूर्ण केंद्र के बारे में देखें तो प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, किसके? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, प्रशस्ति में हम लोग देखते हैं इसके वंशावली भी बताई जाती है। तो प्रयाग प्रशस्ति में हमें इसकी माँ का नाम कुमार देवी और पिता चंद्रगुप्त का वर्णन मिलता है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक, चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की सबसे पहले उपाधि धारण करी थी, उसके बाद जो है आपके समुद्रगुप्त ने भी ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो इसके पुत्र थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो इन्होंने क्या की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। कब? तो इन्होंने शकों पे विजय करने के बाद विक्रम संवत स्टार्ट किया। ठीक है, किसके लिए? शकों पे विजय के प्रतीक के रूप में 58 ईसा पूर्व में। और इसी टाइम पे इसने क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का कालखंड है दोस्तों, भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसके कालखंड में
बहुत सारे चेंजेज हुए थे, बहुत सारे परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन इसने अपने शासन व्यवस्था में भी करे थे। और इसके शासन व्यवस्था में हम लोग देखते हैं, इसके दरबार में आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, कालिदास और अन्य बहुत सारे कवि जो है, कवि और विशेष विद्वान जो है इसके दरबार में थे। ठीक है, इसलिए इसके कालखंड को हम लोग स्वर्णिम युग के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी प्रश्न आता है कि गुप्त वंश जो है एक स्वर्णिम युग, भारत का स्वर्णिम युग है, डिफाइन करें, वर्णन करें। तो इस सब पॉइंट्स हमें लिखने हैं उसमें। ठीक है, आगे देखें, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। ठीक है, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित जो इलाहाबाद के प्रयाग परिस्थिति है, तो इस जो हरिसेन ने लिखी उसमें एक हर्षवर्धन शासक का भी वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, ये शासन इनका कालखंड कब था, तो ये 1400 वर्ष पूर्व राजा बने थे। ठीक है, इसके दरबारी कवि जो है वानभट्ट थे, इनके दरबारी कवि थे। इसी ने हर्षचरित के नाम से पुस्तक लिखी जो संस्कृत भाषा में है। ठीक, इसमें इसके कालखंड में हम लोग चीनी यात्री स्वेन सांग के नाम से, चीनी यात्री के नाम से जानते हैं, वो आए थे इसके दरबार में, और काफी लंबा समय इन्होंने इनके हर्षवर्धन के कालखंड में इनके दरबार में बिताया था। ठीक, इनके इनके पिता की मृत्यु और इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद ये थानेसर के शासक बने। थानेसर के शासक बनने के बाद इनको कन्नौज जो है, कन्नौज इनके जीजा, ठीक है, इनके बहनोई यहाँ पे शासक थे। तो बंगाल के शासक के द्वारा जब कन्नौज के शासक मतलब इनके जीजा की मृत्यु के बाद, इनकी बहनोई की मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया, कन्नौज पे कब्जा किया। ठीक है, और उसके बाद बंगाल पे भी अपना कब्जा किया। ठीक है, बंगाल पे भी विजय प्राप्त की, उसके बाद मगध पे भी विजय प्राप्त करी। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, ये नर्मदा नदी को पार करके दक्कन भारत में प्रवेश करते हैं। लेकिन दक्कन सेना अभियान के दौरान जो है पुलिकेशन द्वितीय, ठीक है, चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय ने इनको रोक दिया। ठीक है, मतलब इसको पराजित किया। इसी में एक पंक्ति है, हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। हर्ष मतलब होता है आनंद। ठीक है, हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब हर्ष जो हर्षवर्धन है वो अब आनंदित नहीं रहा। इसे एक पंक्ति लिखी गई थी। आगे दोस्तों हम लोग पल्लव, चालुक्य और पुलिकेशन द्वितीय जो दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, कब शासन कर रहे थे, इनका कालखंड कब है, तो 1400 वर्ष पूर्व इनका शासन काल था। ठीक है, पूर्व दक्षिण भारत में थे। पल्लव जो है, पल्लव का जो राजधानी था वो कांचीपुरम में था। कांचीपुरम कावेरी नदी डेल्टा जो है वहां पे। और जो चालुक्य है ये अहोल क्षेत्र में थे। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में इनका शासन था। ठीक है, चालुक्य का। और पल्लव का कांचीपुरम कृष्णा कावेरी नदी का डेल्टा में। जो अहोल है वो पहले व्यापारिक केंद्र थे, वहाँ पे व्यापार ज़्यादा चलता था। उसके बाद धीरे धीरे धार्मिक केंद्र के रूप में तब्दील हो गया। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बनाए गए, हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो पल्लव और चालुक्य है वो आपसी झगड़ा बहुत इनमें, जैसे हम लोग देखते हैं ना, पड़ोसी में बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता रहता है, जमीन को लेकर चलते रहता है। खेतों में एक थोड़ा सा खेत उनका हल्का सा आरी काट दिए तो झगड़ा हो जाता है, माथा फाराफारी हो जाता है। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं क्या, पल्लव जो चालुक्य है वो एक दूसरे की जमीन पे, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे और लड़ाई झगड़ा चलता रहता था इनका। ठीक है, इन्हीं में से एक पुलिकेशन द्वितीय जो चालुक्य वंश से थे, पुलिकेशन द्वितीय यह प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। ठीक है, इनको जो राज्य है वो अपने चाचा से प्राप्त हुआ था। चाचा के बाद ये अपना शासन प्रभार संभाले थे। जो इनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, इन्होंने कई सारी प्रशस्तियां लिखी इनके प्रशंसा में। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं इनकी 4 पीढ़ियों का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं पूर्व से पश्चिम के तटीय इलाकों में जो है इनके प्रशस्ति में हम लोग एक और चीज देखते हैं कि पूर्व से जो पश्चिम जो है तटीय इलाके, भारत के पूर्वी तट हो गया, पश्चिमी तट हो गया, इस यहाँ तक इन्होंने सैन्य अभियान किए थे, यहाँ तक अभियान चलाया था। ठीक है, और उसके बाद इसी में हम लोग देखते हैं क्या, पुलिकेशन द्वितीय ने क्या किया था, हर्षवर्धन को दक्कन का डेल्टा में आने से रोका था। और उसके बाद फिर पल्लव जो राजा है उनको पराजित किए थे, पल्लव शासकों को पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं धीरे धीरे समय बीतता जाता है और पल्लव वंश और चालुक्य वंश के जो सम्राट राजा थे उनको राष्ट्रकूटों द्वारा और चोल शासकों द्वारा पराजित किया जाता है। उसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इन साम्राज्यों की प्रशासन व्यवस्था के बारे में।
तो ये लोग कर कर के रूप में भूमि कर लिया करते थे। ठीक है, भूमि कर इनके लिए महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक, इसमें जो प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो थी वो गांव थी। ठीक है, प्राथमिक इकाई क्या थी? गांव थी। अब देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। जो शासक है वो क्या करते हैं, अपने अपने साम्राज्य की जो प्रधान लोग थे, जो मुख्य रूप से जिसके पास सामाजिक शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति थी, सैन्य शक्ति थी कुछ के लोगों के पास, तो उनको उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे देखते हैं क्या, जो प्रशासकीय पद थे वो क्या होते हैं, अनुवांशिक हो जाते हैं। ठीक है, अनुवांशिक मतलब आज मैं अगर राजा के दरबार में कुछ पद, किसी पद पे हूँ, जैसे महादंडनायक पद या मंत्री पद पे हूँ, तो उसके बाद मेरा बेटा वहाँ पे बनेगा। ऐसा ऐसा धीरे धीरे अनुवांशिक हो गया। ठीक, इसी में हम लोग देखते हैं जो दरबारी कवि हरि सिंह थे, इनके ये जो है अपने पिता के स्थान पे महादंडनायक बनते हैं। ठीक है, महादंडनायक जो मुख्य न्यायिक अधिकारी होते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक पद के साथ ये लोग अन्य पद भी धारण किया करते थे। ठीक है, जैसे हरि सिंह जो है वो कुमारामात्य और संधि विग्रह के पद पे स्थित बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये जो है हरिशन जो शांति वार्ता योजना जो नीतियां बनती थी उसमें भी ये शामिल थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो धीरे धीरे एक और काम होता है क्या, स्थानीय जो प्रशासनिक इकाई है वहाँ पे जो मुख्य व्यक्ति है उनका बोलबाला होने लगा। क्या होने लगा? मुख्य रूप से जो अगर गांव है, ठीक है, तो गांव में जो बोल सकते हैं अमीर हो गया या फिर जो प्रधान थे गांव के, उनका धीरे धीरे क्या होता है, बोलबाला होने लगता है। ठीक है, जैसे नगर श्रेष्ठी, ठीक है, प्रथम कुलीन, कायस्थ या स्वार्थवाह। ठीक है, कायस्थ हो गया आपका लिपक वर्ग के जो लोग, ठीक है, स्वार्थवाह व्यापारी वर्ग के लोग, नगर श्रेष्ठी जो भूस्वामी जो वर्ग के लोग। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे क्या होता है, इन लोगों का क्या होता है, स्थानीय प्रशासन में अपना दबदबा हो जाता है। ठीक, अब इनके साथ देखते हैं सैन्य व्यवस्था में, तो देखते हैं क्या, कुछ राजा जो है, कुछ जो लोग हैं वो राजा की तरह अपनी सेना रखते थे, सुसंगठित सेना रखते थे। इसमें हम लोग देखते हैं इसके पास अपना अपना क्या बोलते हैं, पैदल सैनिक होता था, अपना सैनिक, पैदल सैनिक के साथ हाथी रखते थे, रथ रखते थे, घुड़सवार रखते थे। ये सब क्या करते थे, जब राजा को जरूरत पड़ती थी, तो जब युद्ध के समय राजा को जरूरत पड़ती थी तो ये अपने जो पैदल सैनिक है वो राजा के सहयोग में दिया करते थे। ठीक है, इसमें देखते हैं पैदल सैनिक थे। ठीक है, सेना नायक, इनका अपना सेना नायक भी होता था। सेना नायक को हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, सेना नायक को नियमित वेतन नहीं मिलता था। ठीक है, इसको क्या होता था, सेना नायक युद्ध जीतते थे, जो ये युद्ध लड़ा करते थे, तो युद्ध जीतते थे, तो उनकी खुशी में जो इनको क्या किया, भूमि का टुकड़ा या भूमि दान के रूप में दिया जाता था, भूमि के रूप में दान दिया जाता था। ठीक है, अब इन्हीं भूमि पे ये लोग क्या करते थे, कृषि करवाते थे और उनसे कर वसूला करते थे। ठीक, धीरे धीरे यही लोग जो क्या होता है, सामंत बन जाते हैं। सेना नायक ये धीरे धीरे क्या होता है, ये लोग जो अपना सुसंगठित सेना रखते थे, धीरे धीरे क्या होता है, ये सामंत बन जाते हैं और ये इंतजार करते हैं अगर शासक वर्ग कमजोर हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, खुद को अपना स्वतंत्र करने की चेष्टा करते हैं। ठीक, स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इन्हीं में गांव में जो सभाएं होती थी वो सभाएं किन किन रूपों में चलती थी। ठीक है, तो इनका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, तो पल्लव अभिलेख जो है उसमें स्थानीय सभाओं की चर्चाएं मिलती है। इसमें से एक है सभा। ठीक, सभा क्या होता था, जो ब्राह्मण भूस्वामी होते थे, जिन गांवों में या जिन क्षेत्रों में ब्राह्मण वर्ग जो भूस्वामी के रूप में कार्य थे, भूस्वामी थे, वहाँ का उसका संगठन जो है उनका सभा के नाम से जाना जाता था। वहाँ वे लोग किन रूपों में किन चीज़ों पर चर्चाएं करते थे, तो वो सिंचाई व्यवस्था, खेती बाड़ी जो हो गया, सड़क निर्माण, उसके बाद फिर अपने गांव में जो मंदिर होता है उनका देख रेख, उन सब चीज़ों के लिए ये लोग सभाएं करते थे, उसमें चर्चा किया करते थे। ठीक है, और इसके बारे में शुरू में मैंने बताया दोस्तों, ये और जो है वैसे ग्राम सभाएं थी, वैसे गांव की ग्राम सभाएं थी जहाँ पे भूस्वामी जो है ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, जो भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पे और नामक ग्राम सभाएं थी। ठीक, नगरम जो व्यापारी वर्ग थे उनका संगठन था नगरम। तो ये तीनों याद रखिएगा, सभा क्या है, उर क्या है, नगरम है। जो उर है दिसंबर सीटेट के दिसंबर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं
जो इन गांव था, इन विलेज थे, ये जो सब गांव थे, वहां पे जो है इन सभाओं पे क्या होता है, जो गांव के भूस्वामी वर्ग के लोग थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, उनका अपना नियंत्रण हुआ करता था। जो गांव के व्यापारी, जो शक्तिशाली भूस्वामी थे, उनका क्या था, सभाओं पे नियंत्रण हुआ करता था। ठीक है, अब देखते हैं इन गांव में या फिर इन क्षेत्रों में इन लोगों के आम जनता किस प्रकार रहती थी। तो जो साधारण जनताएं थी, साधारण जीवन जो है, जनसाधारण है, उनका वर्णन हम लोग देखते हैं नाटकीय स्रोत या फिर अन्य स्रोतों के रूप में मिलता है। जैसे हो गया आपका कालिदास के द्वारा लिखी गई नाटकों में हमको मिलता है। उसके बाद जो यात्री आए थे बाहर से, जैसे फासियान, इनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखी गई, उनके बारे में उनमें हमें इनके जनसाधारण लोगों के बारे में जीवनी का पता चलता है। ठीक है, तो कालिदास कौन थे, यह दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्होंने जो नाटक लिखे उसमें दरबार का सचित्र वर्णन किया है। उसमें हम लोग देखते हैं ब्राह्मण को जो है उसको संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। ठीक है, ब्राह्मण को क्या किया गया, संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, और जो आम लोग है, आम लोग जनता है, आम महिलाएं जो है, आम जनता है, उसको प्राकृत भाषा में बोलते हुए वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम है, अभिज्ञान शकुंतलम। अब देखते हैं जो फासियन, जो चीनी यात्री थे, इन्होंने क्या किया है, वर्ण व्यवस्था में अछूतों का वर्णन किया है। इन्होंने एक पंक्ति भी लिखी है अपने वर्णन में कि जो ये जो अछूत वर्ग के लोग थे, जो ये अछूत वर्ग के लोग थे नहीं, मतलब क्या बोल सकते हैं, जो अमीर जो लोग थे उनके नजरों में ये अछूत थे, वो इनको अछूत मानते थे। तो ये लोग, इन लोगों को जब अछूतों को जो नगर में प्रवेश करना होता था, तो अपने साथ एक लकड़ी या बोल सकते हैं कुछ पीटने के लिए कुछ रखते थे, जिससे आवाज ध्वनि निकलती हो। ठीक है, तो उसको लेकर के बजाते हुए अंदर आते थे, ताकि लोग, जो नगर में जो भी लोग हैं, बाजार में जो भी लोग हैं, उनको मालूम चल जाए कि ये अछूत है, इनसे टच नहीं कराना है। ठीक है, ऐसे वर्णन इन्होंने अपने वर्णन में किया है, अपने विवरण में किया है। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, जय हिंद।